मॉर्निंग एवरीवन, मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन सेमेस्टर फर्स्ट में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर सेकंड को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर। तो अभी तक अपन सारे के सारे कॉलिजन की बात कर रहे थे। तो वैसे तो आप 11th-12th में भी कॉलिजन थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, इससे थोड़ी सी जो डीप स्टडी होती है वो इसमें हो रही है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया था कि जो भी टक्कर होती है, दो पार्टिकल की टक्कर होती है, कॉलिजन होता है, वो टू टाइप्स का होता है। एक तो प्रत्यास्थ टक्कर होती है, एक अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। अब प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ में, प्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों को ही फॉलो करता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में अपन ने देखा कि जो टक्कर होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता। फिर अपन ने बात की थी कि जो भी ये टक्कर होती है वो टू फ्रेम में होती है। एक तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में होती है, लैब फ्रेम में होती है, और एक होती है अपने पास सी फ्रेम में। तो यहाँ पे अपन ने बात की थी कि लैब फ्रेम में भी टक्कर हो सकती है, सी फ्रेम में भी टक्कर हो सकती है। और यदि सी फ्रेम में टक्कर होती है तो उसका जो मोमेंटम आता है वो जीरो आता है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि उसे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र का मोमेंटम जीरो होने की वजह से उसको द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र भी बोला जाता है। तो आज अपन कुछ स्टडी कर रहे हैं जिसमें है अपने पास न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर। तो आज जो भी अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर, यानी न्यूट्रॉन कॉलिजन विथ मॉडरेटर। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो कंसेप्ट, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ये न्यूट्रॉन और मंदक इसका रिलेशन कहाँ पर होता है। तो आपने 12th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी, अच्छे से नाम सुना हुआ है आपने। तो वहाँ का ये एग्जाम्पल लिया गया है कि अपने पास कोई भी मंदक पदार्थ होता है और उससे न्यूट्रॉन को टक्कर करवाया जाता है तो इसका क्या इफेक्ट आता है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट तो अपन इस चीज़ को देखेंगे कि ये मंदक क्या होता है और न्यूट्रॉन से मंदक पदार्थ की टक्कर क्यों करवाई जाती है, इसका पहले अपन रीजन जानने की ट्राई करेंगे। तो इसका रीजन क्या है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर या न्यूट्रॉन कॉलिजन विथ मॉडरेटर। अब देखो, सबसे पहले मैं कुछ डायग्राम के बेस पे आपको समझाता हूँ। तो डायग्राम है अपने पास, ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरे पास कोई यूरेनियम मटेरियल है। क्या है अपने पास, यहाँ पे जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है, यूरेनियम मटेरियल है, जिसका यूरेनियम का यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर दे रखा है 92, यूरेनियम 235। क्या दे रखा है अपने पास, 92, यूरेनियम 235। तो ये तो क्या है अपने पास, कोई यूरेनियम मटेरियल है। यदि एक यूरेनियम पर न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करवाया जाता है, यानी न्यूट्रॉन की यूरेनियम के साथ क्या करवाई जाती है, टक्कर करवाई जाती है। तो मुझे पता है कि जब भी एक न्यूट्रॉन की यूरेनियम के साथ टक्कर होती है तो इस टक्कर में क्या क्या, टक्कर के बाद कौन कौन से पार्टिकल मिलते हैं। तो मुझे पता है कि ये जो यूरेनियम है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी इसका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि जब भी यहाँ पे यूरेनियम का दो पार्ट में विखंडन हो जाएगा, एक विखंडन होगा BA की फॉर्म में और एक विखंडन होगा KR की फॉर्म में, जिसका एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या दोनों लिखी हुई है। तो ये है अपने पास 56 BA 144, यहाँ पे अपने पास 36 KR 89। तो मेरे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, ये मैं कह सकता हूँ कि यूरेनियम का यदि विखंडन होता है तो ये दो पार्टिकल अलग हो जाते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे ये 3 न्यूट्रॉन अलग बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं अपने पास, टक्कर के बाद 3 न्यूट्रॉन अलग बाहर निकलते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ एक न्यूट्रॉन की एक यूरेनियम के मटेरियल से टक्कर होती है तो वहाँ पे जो यूरेनियम है वो टू पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, और साथ में कितने न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो यहाँ मैंने कह दिया कि यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन की यूरेनियम के विखंडन के द्वारा 3 न्यूट्रॉन को बाहर निकाला जाता है एक बार प्रोसेस में, कि एक बार टक्कर करवाई जाती है तो मेरे पास 3 न्यूट्रॉन आते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे ये जो 3 न्यूट्रॉन है, आगे क्या है अपने पास, ये जो तीनों न्यूट्रॉन है, ये तीनों न्यूट्रॉन भी किसी से टक्कर करेंगे, यानी ये तीनों न्यूट्रॉन है वो वापस किससे टक्कर करेंगे, यूरेनियम से टक्कर करेंगे। किससे टक्कर करेंगे, यूरेनियम से। यदि ये वापस तीनों न्यूट्रॉन यूरेनियम से इंसिडेंट होंगे या यूरेनियम के ऊपर टक्कर करते हैं तो वापस सेम प्रोसेस दोबारा होगा, यानी ये जो 3 न्यूट्रॉन एक यूरेनियम पर इंसिडेंट होंगे तो वापस यूरेनियम को 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा, और एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, इससे भी 3 बनेंगे, इससे भी 3 बनेंगे और इससे भी 3 बनेंगे, यानी ये वापस दोबारा प्रोसेस को रिपीट करेगा। तो अपने पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9। अगर ये जो 9 न्यूट्रॉन है, 9 न्यूट्रॉन वापस किसी यूरेनियम पर इंसिडेंट होंगे, क्या है अपने पास, जो 9 न्यूट्रॉन है
वापस किसी यूरेनियम पर इंसिडेंट होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ कि वापस किसी यूरेनियम पर इंसिडेंट होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ कि वहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो 9 न्यूट्रॉन थे वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 27 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या होगा, चलता जाएगा, यानी पहले 3 न्यूट्रॉन, फिर 9 न्यूट्रॉन, फिर 27 न्यूट्रॉन, फिर 36 न्यूट्रॉन, इस टाइप से ये वेरी करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है और न्यूट्रॉन का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी टक्कर होती है तो उसके बेस पे 200 MeV की एनर्जी भी रहती है इसके पास, तो 200 MeV की एनर्जी रहेगी, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी। तो ये वाला कंसेप्ट आता है अपने पास किसका, न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो नाभिकीय भट्टी के अंदर ये मैं देखता हूँ, या चेन रिएक्शन के अंदर मैं देखता हूँ कि यदि किसी भी न्यूट्रॉन की यूरेनियम के साथ टक्कर करवाई जाती है तो वह दो यूरेनियम है 2 भागों में विखंडित हो जाता है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, और साथ में क्या निकलते हैं अपने पास, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो ये अपने पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम बना हुआ है। किसका बना हुआ है? न्यूक्लियर रिएक्टर का, यानी नाभिकीय भट्टी। नाभिकीय भट्टी में होता क्या, देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है, पूरा डायग्राम मैंने नहीं लिया है, जितनी अपन को जरूरत है उतना ही डायग्राम लिया है। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या होती है, नाभिकीय भट्टी में ये कंट्रोल रॉड होती है, यानी ये होती है किसकी, कैडमियम की। किसकी होती है? कैडमियम की। ऐसे ही अपने पास जो बाहरी आवरण होता है वो एक बाहरी कंक्रीट या दीवार का होता है, जो हैवी दीवार का होता है। यहाँ पे अपने पास इसके अंदर कुछ चैम्बर है, क्या है अपने पास, ये क्या लिख रखा है, फ्यूजन चैम्बर लिख रखा है। इस चैम्बर के अंदर ये जो ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो ब्लैक है वो फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड का मतलब होता है क्या अपने पास, यूरेनियम। क्या होता है अपने पास, फ्यूल रॉड का मतलब क्या होता है अपने पास, यूरेनियम। यानी ये जो ब्लैक रॉड दिख रही है वो अपने पास फ्यूल मटेरियल है, जो क्या है अपने पास, यूरेनियम है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यदि यहाँ पर न्यूट्रॉन इंसिडेंट होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन इंसिडेंट होते हैं, तो जब भी यहाँ पर न्यूट्रॉन इंसिडेंट होंगे तो ये वाला यूरेनियम है वो ऐसे 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, जिसमें 2 तो यूरेनियम के डबल भाग आ जाएंगे, 2 पार्ट में तो क्या आ जाएगा, यूरेनियम का विखंडन, और 1 पार्ट में क्या आ जाएगा, 3N यानी 3 न्यूट्रॉन। अब ये जो वापस 3 न्यूट्रॉन थे वो ऐसे ही इंसिडेंट करेंगे तीनों पर, ऐसे इंसिडेंट करेंगे तो वापस ये क्या होगा, 3 पार्ट में होगा, ये भी 3 पार्ट में होगा और ये भी 3 पार्ट में होगा। टोटल यहाँ पे कितने आ जाएंगे अपने पास, 9 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और 9 न्यूट्रॉन वापस यूरेनियम से करेंगे, तो ऐसे करके करके न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी और न्यूट्रॉन पार्टिकल का वेग भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, न्यूट्रॉन का वेग भी बढ़ रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये करते करते इसका विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। तो फिर मुझे क्या करना होगा कि जो ये न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर ये कैडमियम की रॉड लगाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियंत्रक छड़ बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कंट्रोल रॉड बोलते हैं। इन रॉड का मतलब क्या होता है कि ये जो कैडमियम की छड़ है, यदि मैं इसको अंदर ले जाऊँ, इन तीनों छड़ को मैं अंदर ले जाऊँ, तो जितनी ज़रूरत हो उतना अंदर आप पुश कर सकते हो, वापस उसको बाहर भी निकाल सकते हो। तो जैसे मुझे कितने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कराने हैं, कितने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कराने हैं, उसके बेस पे आप इसको क्या कर सकते हो, पुश और पुल कर सकते हो। फिर अपने पास देखो यहाँ पे जो ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये जो पिंक वाला पार्ट है वो बता रहा है अपने पास मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। क्या होता है अपने पास, मंदक। यानी इसका क्या मीनिंग है, इस मंदक का मीनिंग ये होता है कि न्यूट्रॉन, जो भी अपने पास न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो न्यूट्रॉन का वेग भी होता है, और जैसे जैसे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो न्यूट्रॉन का जितनी बार ये यूरेनियम के साथ टक्कर करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, किसकी, न्यूट्रॉन पार्टिकल की। और जैसे जैसे न्यूट्रॉन पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, क्या होगा, जैसे जैसे न्यूट्रॉन पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ क्या होगा, यहाँ पे जो अपने पास आगे विस्फोट हो सकता है, तो उसको न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को मुझे क्या करना होगा, कम करना होगा। यदि न्यूट्रॉन पार्टिकल एब्जॉर्ब कराना है तब तो कैडमियम की रॉड काम में ले सकते हैं। यदि मुझे उसकी वेलोसिटी या उसकी एनर्जी को कम करना है तो मैं यहाँ पे जो ये मटेरियल जो पिंक वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं काम में लेता हूँ क्या, मंदक पदार्थ। क्या काम में लेता हूँ, मंदक पदार्थ। और मंदक पदार्थ के रूप में जो यूज होता है नाभिकीय भट्टी में वो होता है D2O, यानी क्या होता है अपने पास, भारी जल। क्या होता है अपने पास, भारी जल। तो ये वाला कंसेप्ट इसमें अपन को काम में लेना है। तो ये तो अपन ने देखा कि मंदक क्या होता है। तो एक तरीके से जो मंदक वो मटेरियल होता है या वो लिक्विड होता है, वो सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रॉन के वेग को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उस न्यूट्रॉन के वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अपने पास न्यूट्रॉन की यूरेनियम से टक्कर हुई, यूरेनियम
का विखंडन हो गया 2 पार्ट में और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए। एज इट इज अपने पास इसमें होगा कि अपने पास ये मॉडरेटर था, इसमें मंदक पदार्थ था। मंदक पदार्थ क्या करता है, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम करता है। तो ये सारा कंसेप्ट है जो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में या नाभिकीय भट्टी में पढ़ा हुआ है। बट अपन को जो टॉपिक पढ़ना है वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पहले ये बताया है कि मंदक क्या होता है, कैसे वर्कआउट होता है और क्या क्या इसका काम होता है। अब अपन चलते हैं प्रॉपर अपने टॉपिक पे। तो देखो जो डायग्राम में लिखा, जो डायग्राम के बेस पे अपन ने समझा है वही आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें जो रिटर्न मटेरियल है वो है अपने पास कि नाभिकीय भौतिकी में, न्यूक्लियर फिजिक्स में जब यूरेनियम पर, यूरेनियम यानी 92 यूरेनियम 235, तो अपने पास ये होता है 92 यूरेनियम 235 ये होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन कणों का टक्कर करवाई जाती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये न्यूट्रॉन कण है यूरेनियम पर क्या करेंगे, इंसिडेंट होंगे, टक्कर करेंगे। टक्कर कराई जाती है तो यूरेनियम का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। तो मुझे पता है कि यूरेनियम का विखंडन 2 पार्ट में हो जाता है, एक तो BA में और एक क्या होता है KR में। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो गया, यूरेनियम का विखंडन हो गया, जो कितने पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक तो A पार्ट में हो गया और एक B पार्ट में, यानी एक का नाम है BA और एक का नाम है KR। विखंडन होने के बाद 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी इसके साथ क्या निकले अपने पास, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले। तो मैं लिख सकता हूँ कि यही 3 न्यूट्रॉन वापस किसी यूरेनियम पर क्या होगा, आपतित होगा। तो ये जो बाकी के 3 न्यूट्रॉन निकले हैं वो 3 न्यूट्रॉन वापस किसी यूरेनियम की छड़ पर क्या होंगे, इंसिडेंट होंगे। तो क्या होगा, पुनः यूरेनियम कण का विखंडन होगा और पुनः यूरेनियम का विखंडन होगा तो वापस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि विखंडन के साथ वापस क्या प्राप्त होंगे, अपने पास न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है और यहाँ पर न्यूट्रॉन का वेग क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो न्यूट्रॉन का वेग यहाँ जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे टक्कर करने का प्रोसेस बढ़ेगा। तो न्यूट्रॉन के वेग को कम करने के लिए किसी विलयन का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के वेग को यदि कम करना है तो किसी विलयन का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या कहलाता है अपने पास, मंदक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा अपने पास, मंदक पदार्थ कहलाएगा। यहाँ हो जाएगा देखो, इन न्यूक्लियर फिजिक्स व्हेन न्यूट्रॉन पार्टिकल्स आर कोलाइड विथ यूरेनियम। क्लियर, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन पार्टिकल यदि यूरेनियम पर कोलाइड करते हैं तो यूरेनियम गेट्स डिस्टिंग्रेटेड का मतलब होता है विखंडन। आफ्टर फिजन देयर 3 न्यूट्रॉन्स कम आउट। तो इसके आफ्टर, जब टक्कर होने के बाद की बात करते हैं या विखंडन होने के बाद क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन्स मुझे प्राप्त होते हैं। एंड दिस 3 न्यूट्रॉन्स फॉल बैक ऑन यूरेनियम। ये तीनों न्यूट्रॉन वापस किसी यूरेनियम पर इंसिडेंट होंगे। तो अगेन यूरेनियम विल डिस्टिंग्रेट एंड विथ फ्यूजन न्यूट्रॉन्स विल बी ऑब्टेन। तो वापस इसका यूरेनियम का विखंडन होगा और मुझे वापस क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे। इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। हेयर द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज वेरी हाई। तो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और ए सॉल्यूशन इज यूज टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज कॉल्ड अ मॉडरेटर। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी न्यूट्रॉन की वेलोसिटी है उसको वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कौन करेगा, मॉडरेटर करेगा, यानी मंदक पदार्थ करेगा। और मंदक पदार्थ के रूप में अपन जो काम में लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में वो लेते हैं भारी जल या D2O। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मंदक पदार्थ का काम क्या होता है, कैसे न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई जाती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और एक रीज़न आपको ये समझ में आया होगा कि मंदक पदार्थ क्यों यूज करते हैं। तो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम करने के लिए मंदक पदार्थ का यूज किया जाता है। यदि मैंने न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम नहीं किया, आगे जाके वो भयानक विस्फोट का रूप ले सकता है। तो इसलिए अपन इसको मंदक पदार्थ को क्या करते हैं, यूज करते हैं। बाकी इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार भारी जल यूज हो। अपन नाभिकीय भट्टी में भारी जल यूज करते हैं, बाकी और जगह कहीं आप दूसरा विलयन भी यूज कर सकते हो। क्लियर। तो ये तो बात हुई किसकी, न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर की। फिर अपन ने लिखा हुआ है कि मंदक पदार्थ का कार्य न्यूट्रॉन के वेग को कम करना है। बिल्कुल अपन ने देख ही लिया है। और नाभिकीय भट्टी में जब मंदक पदार्थ के रूप में भारी पानी यानी D2O का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर सब्सटेंस इज टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को वो क्या करेगा, कम करेगा। एंड हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अपने पास कह सकता हूँ कि भारी पानी का जो यूज होता है, हैवी वाटर का यूज होता है, वो मॉडरेटर के रूप में न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। न्यूट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे क्या की जा सकती है, कम की जा सकती है। क्लियर।
ये तो अपन ने बात की न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर का क्या मीनिंग होता है, कैसे टक्कर होती है। अब बात करेंगे इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो बात करते हैं अपन किसकी, मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो यहाँ पर अपना टॉपिक हो जाएगा न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर। मंदक पदार्थ से टक्कर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कोलाइड। यहाँ पे अपने पास जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर यानी कोलाइड। न्यूट्रॉन विद मॉडरेटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक रहेगा। तो अपन ने सबसे पहले तो देखा कि न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर कैसे होती है। अब अपन को इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखना है। क्या देखना है अपन को, मैथमेटिकल डेरिवेशन देखना है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ डायग्राम इमेजिंग करना होगा। तो सबसे पहले तो मुझे बात करनी है किसकी, एल फ्रेम की। कौन सी बात करूँगा मैं, एल फ्रेम की। देखो यदि मैं एल फ्रेम की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल फ्रेम में कैसे कंसेप्ट आएगा। तो एल फ्रेम में जब भी न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर होती है तो वो कैसे होगी वो देखनी है अपन को। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, फर्स्ट तो ले लिया मैंने क्या, न्यूट्रॉन। क्या ले लिया मैंने, फर्स्ट क्या ले लिया यहाँ पे, न्यूट्रॉन पार्टिकल ले लिया। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, न्यूट्रॉन पार्टिकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास, न्यूट्रॉन पार्टिकल। यहाँ पे अपन ने कोई ले रखा है मंदक, क्या ले रखा है, मॉडरेटर, यानी कोई मंदक पदार्थ ले रखा है। यानी मैं कह सकता हूँ एल फ्रेम है तो इसकी वेलोसिटी कितनी, ये तो हो जाएगा u1 और ये क्या हो जाएगा अपने पास u2। क्लियर। जब भी ये न्यूट्रॉन किसी मंदक पदार्थ से टक्कर करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो यूरेनियम था, जैसे यूरेनियम का क्या होता है विखंडन होता था, वैसे एज इट इज इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका विखंडन हो जाएगा। तो ये वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 पार्ट में। यानी एक मास तो इधर चला जाएगा और एक मास इधर। तो यहाँ पे मैं दोनों का मास भी लिख सकता हूँ कि इसका मास तो m1 था, इसका मास m2 था। क्या था अपने पास, इसका मास m1 था और जो मास m1 है वो यहाँ पे आ जाता है और जो मास m2 है वो यहाँ पे आ जाता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपने पास, यहाँ पर कौन सा मटेरियल आ जाएगा, m1 आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, मंदक पदार्थ का आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका मास m1 था, इसका मास क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। और यदि मास अपन को पता लग गया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि ये u1 है और ये क्या है अपने पास, u2 है। तो ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, v1 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। ये तो कौन से फ्रेम की बात कर रहे हैं अपन, एल फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस टक्कर को आप थोड़ा ऐसे भी बना सकते हो कि एरो बना के बना सकते हो। कैसे, इस टाइप से कि यदि मैं टक्कर करवाता हूँ, कोलाइड करवाता हूँ, तो यहाँ पे अपने पास कुछ इस टाइप से हो जाता है। यानी एक तो जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है वो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी टक्कर का मास m1 हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे हो जाएगा वो मंदक पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, मंदक पदार्थ, और उसका जो मास है वो कितना है अपने पास, m2 है। एल फ्रेम में इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो अपने पास जब भी एल फ्रेम में अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि माना कि न्यूट्रॉन पदार्थ की मंदक पदार्थ से टक्कर होती है तो इसका जो वेलोसिटी है टक्कर से पूर्व u1 और u2 है, टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v1 और v2 हो जाती है। और मंदक पदार्थ का द्रव्यमान क्या है अपने पास, m2 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे अलग अलग हो जाती है। यानी एक डायरेक्शन ऊपर जा रही है तो एक डायरेक्शन नीचे जा रही है। तो इसमें इसकी थ्योरी में लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी थ्योरी बना के लिख सकता हूँ कि माना कि क्या, माना कि न्यूट्रॉन पदार्थ की, न्यूट्रॉन तथा मंदक पदार्थ का, तथा मंदक पदार्थ का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन तथा मंदक पदार्थ का द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, m1 व m2 है। टक्कर से पूर्व एल निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व, एल निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व इनके वेग, दोनों के वेग क्या हो जाएंगे अपने पास,
u1 व u2 है, क्रमशः u1 व u2 है, तथा टक्कर के बाद यह दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। टक्कर के बाद दोनों अलग अलग, टक्कर के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, उसकी डायरेक्शन दिशा अलग अलग हो जाती है, दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टक्कर के बाद यदि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, तो टक्कर के बाद इनका वेग क्या हो जाएगा अपने पास, टक्कर के बाद इनका वेग क्या हो जाएगा अपने पास, u1 डैश सॉरी v1 वह क्या हो जाएगा, v2 हो जाता है। क्लियर। ये तो किसकी बात की अपन ने, ओनली एल निर्देश तंत्र की। तो एल निर्देश तंत्र की थ्योरी आप ऐसे बना के लिख सकते हो कि अपन ने देखा कि न्यूट्रॉन पदार्थ का द्रव्यमान m1 है, मंदक पदार्थ का द्रव्यमान m2 है, टक्कर के बाद दोनों का वेग v1 v2 हो जाता है और न्यूट्रॉन और मंदक दोनों अलग अलग दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं आफ्टर द कॉलिजन, टक्कर के बाद। अब यदि मैं बात करता हूँ सी निर्देश तंत्र की, किसकी मैं बात करता हूँ मैं, सी निर्देश तंत्र की। तो सी निर्देश तंत्र में इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं। किसमें, सी फ्रेम में। सी फ्रेम में अपने पास होगा कि सबसे पहले तो अपन को क्या लेना है, कोई न्यूट्रॉन लेना है। तो ये तो मैंने ले लिया, क्या कोई न्यूट्रॉन ले लिया। ऐसे अपने पास सेकंड जो ले लिया वो क्या ले लिया, कोई मंदक पदार्थ ले लिया, मॉडरेटर ले लिया, और इन दोनों की क्या करवानी है, मुझे टक्कर करवानी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका भी मास क्या मान रखा है अपन ने, वही मास मान रखा है जो पहले माना हुआ था, मास में कुछ भी चेंज नहीं आया, m1 और m2। यदि सी फ्रेम है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 डैश, और साथ में क्या हो जाएगा, u2 डैश। और जब भी इनकी टक्कर होती है, क्या होती है, जब भी इनकी टक्कर होती है तो ये दोनों पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये दोनों पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यानी अपने पास इस टाइप का हो जाएगा कि मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक पार्टिकल तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो ऊपर वाला पार्टिकल आएगा वो तो क्या आएगा अपने पास, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा वो तो क्या हो जाएगा अपने पास, न्यूट्रॉन, और यहाँ पे जो पार्टिकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, मंदक पदार्थ। क्या हो जाएगा, मंदक पदार्थ। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मंदक है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, इसका मास m1 था, इसका मास क्या है, m2 है, और यहाँ पे जो अपना एंगल बनेगा वो एंगल जितना ये वाला एंगल होता उतना ही ये वाला एंगल होगा। यानी ये थीटा डिग्री पर क्या हो जाता है, दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितनी, तो ये हो जाएगा v1 डैश और ये हो जाएगा अपने पास v2 डैश। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास v1 डैश और v2 डैश। तो जब भी मैं सी फ्रेम में न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर करवाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर होगी तो इसकी मास m1 m2, वेलोसिटी u1 डैश u2 डैश, टक्कर के बाद क्या हो जाएगा m1 v1 डैश, और टक्कर के बाद क्या हो जाएगा अपने पास m2 v2 डैश। क्लियर। अब बढ़ते आगे। अब अपन को ये करना है, आगे बढ़ने का मतलब है पहले इसकी थ्योरी लिखनी है। तो इसकी थ्योरी आप क्या लिखोगे, तो इसमें जो भी लिखना है वो किस में लिखना है अपन को, सी निर्देश तंत्र में लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन जब सी निर्देश तंत्र में क्या लिखते हैं अपन, सी निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन तथा मंदक पदार्थ, न्यूट्रॉन तथा मंदक पदार्थ का वेग क्रमशः u1 डैश व u2 डैश है, u1 डैश व u2 डैश है। टक्कर के बाद दोनों ही कण एक दूसरे से विपरीत दिशा में, टक्कर के बाद दोनों कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाते हैं, डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं।
चले जाते हैं जिनका वेग क्रमशः क्या हो जाएगा, जिनका वेग हो जाएगा अपने पास क्या v1 डैश और v2 डैश। तो ये हो जाएगा अपने पास v1 डैश व v2 डैश है। क्लियर। तो ये हो जाएगा अपने पास कि जब भी सी निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर होती है तो इसकी वेलोसिटी u1 u2 डैश है। टक्कर के बाद दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो मास में तो कोई भी चेंज नहीं आता बट वेलोसिटी में चेंज आता है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना, v1 डैश और v2 डैश। अब अपन इसकी बात करते हैं मैथमेटिकल के डेरिवेशन की। तो मुझे पता है कि जब भी मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करते हैं तो मुझे पता है कि जो मंदक पदार्थ होता है, आप भी जानते हो कि नाभिकीय भट्टी के अंदर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाभिकीय भट्टी के अंदर की। यदि मैं नाभिकीय भट्टी के अंदर की बात करूं नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का उपयोग किया जाता है। क्लियर। लिख सकता हूं कि इसमें क्या होगा, मेरे पास भारी जल के रूप में मंदक पदार्थ का उपयोग किया जाएगा। और जब भी मंदक पदार्थ का उपयोग होगा, ये क्या होगा, मंदक होगा। मंदक पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो मुझे पता है कि यह मंदक स्थिर अवस्था में होता है। यह मंदक क्या होता है अपने पास, स्थिर अवस्था में होता है। क्लियर। और यदि यह मंदक स्थिर अवस्था में है तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसमें जब भी मैं एक रेशो निकालूंगा जिसमें मैं ये लिखूंगा कि यहाँ पे रेशो किस फॉर्म में निकलता है, तो इसमें एक मैक्सिमम एक टर्म यूज ली जाती है ए। इसमें तो होता है मंदक पदार्थ का द्रव्यमान और अपॉन में हो जाएगा अपने पास क्या, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा अपने पास, न्यूट्रॉन कण का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन कण का द्रव्यमान यानी ये हो जाएगा अपने पास कितना, m2 अपॉन में m1। यानी जहाँ पर अपने पास ये m2 बाई m1 या m1 बाई m2 आएगा वहाँ पर मैं a वाली टर्म बार बार काम में लूँगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास क्या, a इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m2 अपॉन में क्या हो जाएगा m1। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे पता है कि यहाँ पे यदि मैं इसका द्रव्यमान केंद्र का वेग लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, इसका द्रव्यमान केंद्र का वेग लिखता हूँ। द्रव्यमान केंद्र का वेग, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, VCM इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m1u1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2u2 अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2। ये वाली टर्म होगी। तो मुझे पता है कि जो VCM है वो क्या हो जाएगा अपने पास m1u1 प्लस m2u2 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास VCM। अब मुझे पता है कि जो मंदक पदार्थ होता है वो क्या होता है, स्थिर अवस्था में होता है। यानी एक लिक्विड है और लिक्विड तो क्या होगा अपने पास, स्थिर में रहेगा। तो मुझे पता है कि नाभिकीय भट्टी में या न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होता है वो रेस्ट में होता है। इसका मतलब वहाँ पे U2 कितना हो जाएगा, 0। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मंदक पदार्थ स्थिर अवस्था में होने के कारण मंदक पदार्थ स्थिर होने के कारण क्या हो जाएगा अपने पास U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। यदि U2 0 है तो यहाँ पे VCM की वैल्यू कितनी, तो VCM हो जाएगा अपने पास m1 u1 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये वाला हो जाएगा अपने पास क्या, द्रव्यमान केंद्र का वेग जो m1 u1 अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस का m2 हो जाएगा।
ऐसे यदि मैं बात करता हूँ इसके आगे की, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास VCM की वैल्यू तो ये आ गई। अब यदि अपन बात करते हैं कि इसको भी मैं क्या करता हूँ, VCM को यदि मैं M1/A या A की टर्म में लिखता हूँ, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, VCM = M1U1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, M1 यदि बाहर ले लूँ यहाँ से, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 + M2 M1। M1 से M1 कैंसिल आउट, तो VCM = क्या हो जाएगा अपने पास U1 1 + M2/M1 कितना होता है, A होता है। तो जहाँ जहाँ VCM है वहाँ पर मैं ये वाली टर्म यूज कर सकता हूँ। तो देखो अपने जो भी VCM था वो पहले M1 M2 U1 U2 की टर्म में था। मैंने यहाँ पे देखा कि U2 क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो यहाँ पे U2 रेस्ट में होने की वजह से जो VCM आएगा वो कितना आ जाएगा, U1 1 + A आ जाएगा। ये तो मैंने क्या निकाला, इसका VCM निकाला। अब मुझे पता है कि C निर्देश तंत्र तथा L निर्देश तंत्र में क्या रिलेशन होता है। तो आप सभी को पता है कि C निर्देश तंत्र, L निर्देश तंत्र, L निर्देश तंत्र तथा C निर्देश तंत्र के मध्य संबंध। C निर्देश तंत्र तथा L निर्देश तंत्र के मध्य जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। यदि मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करूँ, प्रथम कण के लिए, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, तो वो हो जाएगा अपने पास U1 = U1 माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास VCM। तो मुझे पता है कि U1 तो एज इट इज रहेगा, U1 भी एज इट इज रहेगा, और VCM अपने पास क्या आया है, U1 में क्या आया है अपने पास 1 + A, ये वाली टर्म है। अब ये 1 + A यदि इसमें LCM आ सकता है तो = क्या हो जाएगा U1 1 + A माइनस का U1, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + A। क्लियर। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो अपना U1 है, क्या है अपने पास U1 है, वो वाली टर्म बनेगी U1 प्लस का U1A माइनस का क्या हो जाएगा U1, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + का A। तो यहाँ पे देखो कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो U1 से U1 एक प्लस एक माइनस है, तो U1 = आ जाएगा अपने पास U1A, और अपने पास हो जाएगा 1 + का A। तो एक टर्म मेरे पास ये हो जाएगी, किसके लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए रिलेशन हो जाएगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 5। पहले 4 दिया था तो इसलिए क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, L निर्देश तंत्र तथा C निर्देश तंत्र के बीच का रिलेशन बता रहा है। किसमें, ये U1 है वो क्या है अपने पास न्यूट्रॉन पार्टिकल की वेलोसिटी है C निर्देश तंत्र में, L के साथ जो रिलेशन बताएगा। ऐसे यदि मैं सेकेंड पार्टिकल की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, सेकेंड पार्टिकल की बात करूँ, तो C निर्देश तंत्र में जो सेकेंड पार्टिकल आएगा वो क्या आएगा वो देखना मुझे। तो मैं लिख सकता हूँ कि C निर्देश तंत्र में क्या लिख सकता हूँ मैं, दूसरे कण के लिए, तो ये वाली टर्म आ जाएगी द्वितीय कण के लिए। द्वितीय कण के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, तो वो रिलेशन आएगा अपने पास U2 = क्या हो जाएगा U2 माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास VCM। तो ये हो जाएगा अपने पास U2 = U2, तो ऐसे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, जो वैल्यू आई है वो देखो, वैल्यू अपन ने क्या रखी थी U1A, अपॉन में क्या था अपने पास 1 + A, ये वाली वैल्यू रखी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जो सेकेंड टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास U1, साथ में ये A नहीं था, ये वाला A नहीं था, ये था U1 अपॉन में क्या था 1 + A। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी U2 = U2 1 + A माइनस का क्या हो जाएगा U1, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास 1 + A। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो U2 निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास U2 = U2 प्लस का हो जाएगा अपने पास U2A माइनस का क्या हो जाएगा U1, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + A। अब देखो इसमें कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही है क्या, कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही। अब इसमें मुझे ये पता है कि जो U2 होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे L निर्देश तंत्र में जो U2 माना है वो तो क्या माना है 0, क्योंकि मंदक पदार्थ किस में होता है, रेस्ट में होता है। तो U2 वाली वैल्यू 0, तो U2 कितना आएगा, तो U2 आ जाएगा अपने पास माइनस का U1 और 1 + का A। क्या हो जाएगा माइनस का U1 और 1 + का A। तो अपने पास ये दोनों टर्म आ गई, एक तो आ गया मेरे पास U1 आ गया, और दूसरा आ गया मेरे पास U2 आ गया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं समीकरण को दोनों एक साथ लिख लेता हूँ।
कि जो भी मेरे पास u1 आया है, क्या आया मेरे पास, जो u1 डैश आया है, तो u1 डैश क्या आया अपने पास, तो u1 डैश आया u1a अपॉन में 1 प्लस a, और जो u2 डैश आया है वो मेरे पास आया क्या, माइनस का u1 और अपॉन में क्या आया 1 प्लस a। यानी ये दोनों रिलेशन इक्वेशन नंबर 5 और 6 को मैंने क्या कर दिया, साथ में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता क्या रहा है, यहाँ पे देखो u1 डैश है और u2 डैश है, तो यहाँ पे u1 डैश किसके इक्वल है, u1 की टर्म में है, u2 डैश माइनस u1 की टर्म में है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे u1 और दोनों की डायरेक्शन की बात करूँ तो देखो एक टर्म प्लस में है और दूसरी टर्म क्या है मेरे पास, माइनस में है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जब भी एक टर्म प्लस में है u1 के प्लस में और एक टर्म u1 के माइनस में है, तो मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो दोनों ही एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। यदि एक प्लस एक्स में जा रहा है तो दूसरा माइनस एक्स में जाएगा, एक यदि प्लस वाई में जा रहा है तो दूसरा माइनस वाई में जाएगा, यदि एक ऊपर जा रहा है तो एक ऐसे नीचे जाएगा। तो सी निर्देश तंत्र में अपन ने ये डायग्राम बनाया है कि सी निर्देश तंत्र में जो मंदक पदार्थ में u की दिशा होती है वो एल निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। तो मैं लिख सकता हूँ अतः स्पष्ट है कि सी निर्देश तंत्र में मंदक पदार्थ की दिशा सी निर्देश तंत्र में मंदक पदार्थ की दिशा एल निर्देश तंत्र में मंदक पदार्थ की दिशा के विपरीत होती है। दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपने पास, एल दिशा के विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास ये रिजल्ट निकला है कि अपने पास जो मंदक पदार्थ की डायरेक्शन सी निर्देश तंत्र में ये बताता है और उसकी वैल्यू भी यही बताता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सी निर्देश तंत्र में जो मंदक पदार्थ का वेग था वो एल निर्देश तंत्र के मंदक पदार्थ के वेग के क्या होगा, ऑपोजिट होगा, यानी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। अब यदि मैं इसी के अंदर यदि मैं काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सी निर्देश तंत्र में क्या लिख सकता हूँ मैं, सी निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण, सी निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण यानी क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन सी निर्देश सी फ्रेम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन इन सी फ्रेम, ये कर सकता हूँ। और जब भी मैं इसका मोमेंटम कंजर्व कराता हूँ तो इसकी डायरेक्शन के बेस पे क्या आ जाएगा, m1 u1 डैश प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 u2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m1 v1 डैश प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 और v2 डैश। क्लियर। अब यदि मैं यहाँ पे प्रारंभिक संवेग की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पे, प्रारंभिक संवेग की, तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा अपने पास, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रारंभिक संवेग m1 u1 डैश प्लस का क्या हो जाएगा m2 u2 डैश, यानी ये क्या है अपने पास, p इनिशियल है। तो p इनिशियल को मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ, मेरे पास दोनों वैल्यू है, तो देखो p इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास m1 और u1 डैश की वैल्यू अपन ने निकाली रखी है, तो u1 डैश क्या आ जाएगा अपने पास u1a, ऊपर दोनों ही वैल्यू लिख रखी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा u1a अपॉन में 1 प्लस a, एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास m2 और यहाँ पे जो माइनस u2 डैश था तो u2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का u1 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस a। अब देखो यहाँ पे अपन ने जो ये रिजल्ट लिखा है, ये वाला रिजल्ट कि u1 डैश था या u2 डैश था वो किसके इक्वल है, माइनस का u1 1 प्लस का a, यानी मैं लिख सकता हूँ कि सी निर्देश तंत्र में मंदक पदार्थ की दिशा एल निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन कण की दिशा के विपरीत होता है। ये लाइन यहाँ पे ये आएगी, क्या आएगी कि एल निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन कण की दिशा की, क्योंकि ये u1 किसकी वैल्यू होती है, न्यूट्रॉन कण की, तो इसको सही कर लेना।
न्यूट्रॉन कण की दिशा के विपरीत होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मंदक पदार्थ की दिशा u1 किसकी वेलोसिटी, एल निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन कण की, तो निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन कण की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा। क्लियर। अब यदि मैं इसमें क्या किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, इनिशियल मोमेंटम रख दिया। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा, तो ये वाली टर्म बन जाएगी अपने पास क्या, देखो यहाँ पे कुछ टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा m1 m2, तो इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन इसको कुछ कॉमन की टर्म में ले सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली यदि टर्म p इनिशियल की यदि मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा m1 u1a अपॉन में हो जाएगा क्या 1 प्लस a माइनस हो जाएगा अपने पास m2 u1 और 1 प्लस a। यदि मैं इसको कॉमन निकालूँ तो देखो कॉमन क्या आ सकता है अपने पास, क्या कॉमन आ जाएगा, u1 कॉमन आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस a कॉमन आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, एक तो बन जाएगा m1a, क्या बनेगा अपने पास m1a, तो यहाँ तो हो जाएगा अपने पास m1a और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ये वाली टर्म और कॉमन आ जाएगा अपने पास, देखो u1 1 प्लस a बार आ गया तो ये क्या हो जाएगा अपने पास m2। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, m2 बाय m1 वाली टर्म में लिख सकता हूँ, तो अपने पास जो भी टर्म आएगी वो ये वाली टर्म है, तो u1 अपॉन में 1 प्लस a m1a प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास m2 हो जाएगा। या फिर इसको आप एक नई टर्म में और ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाली जो टर्म थी इसको मैं क्या कर दूं m2 m1 में कन्वर्ट कर दूं, वो आपके लिए इजी रहेगा, ये कर लो। यहाँ पे देखो जो ये p इनिशियल है वो क्या हो जाएगा अपने पास m1, तो ये तो हो जाएगा m1 u1, क्या हो जाएगा अपने पास m1 u1, और जो a था a की जगह मैंने क्या रख दिया m2 अपॉन में m1, क्योंकि ये पूरी टर्म m1 m2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास m2 अपॉन में क्या हो जाएगा m1, बीच का जो माइनस था वो एज इट इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 u1 और 1 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास m2 अपॉन में m1। क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ से देखो m1 से m1 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, ये m1 से m1 कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा, ये m1 ऊपर आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा m1 m2 और साथ में क्या हो जाएगा u1 और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यानी इस टर्म को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा p इनिशियल इज इक्वल टू, ये m1 ऊपर आ जाएगा तो m1 m2 साथ में क्या हो जाएगा u1 अपॉन में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी m1 प्लस का m2, ये एलसीएम लेके ये टर्म ऊपर आएगी तो ये वाली टर्म बनेगी। ऐसे ही अपने पास ये वाली जो टर्म थी तो ये भी क्या हो जाएगा m1 m2 साथ में क्या हो जाएगा u1 और इधर भी टर्म क्या बन जाएगी अपने पास m1 प्लस का m2। अब देखो ये दोनों ही टर्म क्या है अपने पास सेम है, यदि दोनों ही टर्म सेम है तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका रिजल्ट कितना 0, यानी अपने पास p इनिशियल यानी प्रारंभिक संवेग कितना आया 0, कितना आया अपने पास प्रारंभिक संवेग 0 आया। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि आपका प्रारंभिक संवेग 0 है तो अंतिम संवेग भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि यहाँ पे प्रारंभिक संवेग 0 है तो अंतिम संवेग फाइनल मोमेंटम यानी pf भी कितना आएगा अपने पास, ये वैल्यू हो जाएगी m1 v1 डैश प्लस का क्या हो जाएगा m2 v2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि इनिशियल 0 है तो फाइनल भी क्या बताएगा 0 बताएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों ही क्या हो जाएंगे अपने पास 0। तो यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाल सकता हूँ कि m1 u1 डैश प्लस का m2 u2 डैश कितनी वैल्यू बता रहा है 0 बता रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे u1 डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल यहाँ से मैं u1 डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वो क्या आ जाएगा अपने पास m2 डैश u2 डैश और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1, यानी मेरे पास एक u1 डैश की वैल्यू आ गई। एज इट इज यदि मैं ऐसे ही दूसरी टर्म में क्या निकाल सकता हूँ v1 डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी फाइनल मोमेंटम भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल, क्या हो जाएगा ये 0 के इक्वल। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी v1 डैश इज इक्वल टू माइनस का m2 v2 डैश अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1, यानी ये वाली टर्म हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से मैंने एक तो u1 डैश निकाला है, दूसरा मैंने क्या निकाला है v1 डैश निकाला है। अब मैं क्या यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम तो यहाँ से मैंने निकाल दिया, तो मुझे पता है कि यदि मैं c निर्देश तंत्र में मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करता हूँ तो उसका मोमेंटम 0 आता है। तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि इसका p इनिशियल कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो pf भी कितना होगा 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी टक्कर हो रही है वो कैसी हो रही है, यहाँ पे कैसी है इन इलास्टिक कॉलिजन है या इलास्टिक कॉलिजन है, तो वो आपको गतिज ऊर्जा के बेस पे पता लगेगा। इसका मोमेंटम 0 आ रहा है, मतलब ये कौन से फ्रेम की बात कर रहा है सी फ्रेम की। तो सी निर्देश तंत्र में जो भी पार्टिकल की टक्कर हो रही है वो
ये हो रही है, यानी मैं लिख सकता हूँ u1 डैश इज इक्वल टू ये वाली टर्म और ये क्या हो जाएगा अपने पास v1 डैश। अब यदि मैं इसमें गतिज ऊर्जा का संरक्षण लगाता हूँ, यानी क्या लगाता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन देखता हूँ। गतिज ऊर्जा संरक्षण से यानी काइनेटिक एनर्जी का यदि मैं कंजर्वेशन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 u2 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 v2 डैश का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में यही आएगा अपने पास कि काइनेटिक एनर्जी का जो भी रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा। अब देखो मेरे पास u1 डैश की वैल्यू भी है और v1 डैश की वैल्यू भी है, तो यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी m1 u1 डैश की वैल्यू कितनी है इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या m2 के ऊपर डैश नहीं आएगा, सॉरी ये जो m2 है इसके ऊपर डैश नहीं आएगा, ये केवल क्या टर्म आएगी अपने पास m2 टर्म आएगी, कितनी आएगी m2, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी m1 तो एज इट इज u1 डैश का स्क्वायर करते हैं तो u1 डैश ये आ रखा है तो ये क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा u2 डैश का स्क्वायर और अपन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 का स्क्वायर, क्लियर। प्लस ये हो जाएगा अपने पास m2 u2 डैश एज इट यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा m1 v1 डैश का स्क्वायर है, यानी ये भी क्या हो जाएगा अपने पास m2 का स्क्वायर v2 डैश का स्क्वायर और अपन में क्या हो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास m2 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या v2 एज इट इज है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास v2 डैश का स्क्वायर एज इट इज। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो देखो सॉल्व करने पर इसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो ये वाला जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास क्या रहेगा m2 स्क्वायर u2 डैश का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 और साथ में क्या हो जाएगा u2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा m2 डैश का स्क्वायर v2 डैश का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 और प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 v2 डैश का स्क्वायर, यानी अपने पास क्या हो जाएगी ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो देखो u वाली टर्म को मैं एक साथ करता हूँ तो u वाली टर्म पहले से ही एक साथ है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ m2 एक तो m2 और एक साथ में u2 डैश कॉमन लिखता हूँ, तो यहाँ पे m2 बाहर आ गया तो क्या रह गया m2 रह गया, इसको मैंने क्या कर दिया u डैश स्क्वायर की टर्म में था तो ये पूरा का पूरा बाहर ले लिया, देखो ये स्क्वायर है ध्यान रखना ये अपने पास स्क्वायर टर्म में चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर टर्म में बाहर आ गया तो m2 रह गया और अपॉन में क्या रह जाएगा अपने पास m1 रह जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा ये पूरी टर्म बाहर आ गई तो 1 एज इट इज। यदि मैं यहाँ भी कॉमन लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा m2 डैश का स्क्वायर v2 डैश का स्क्वायर और यहाँ पे ये टर्म है, यहाँ पर जो ये वाली टर्म है ये क्या है अपने पास जो कॉमन आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास m2 डैश ही कॉमन आएगा ना कि स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ये वाली टर्म हो गई m2 डैश था और यहाँ पे क्या था v2 डैश था, तो यहाँ पे m2 को बाहर ले लिया v2 डैश को बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा m2 अपॉन में m1 प्लस का क्या बचा 1। अब देखो ये दोनों ही टर्म सेम है तो इन दोनों टर्म को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, m2 से क्या हो जाएगा अपने पास m2 के ऊपर डैश नहीं आता, m2 के ऊपर डैश नहीं आता तो मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ से ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा u2 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा v2 डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला अपना, तो यहाँ से अपना एक फाइनल रिजल्ट निकला है क्या कि ये क्या हो जाएगा अपने पास u2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास v2 डैश, क्या हो जाएगा अपने पास u2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास v2 डैश। इसी प्रकार सिमिलरली वहाँ पे मैंने जैसे u1 डैश और v1 डैश की वैल्यू निकाली थी, u2 डैश और v2 डैश की वैल्यू निकालोगे तो सिमिलरली मैं क्या करूँगा इसी प्रकार यदि वहाँ पे वो वैल्यू रखूँगा तो ये वाली वैल्यू क्या आई है 2 के इक्वल आई है, तो फिर आगे वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी u1 डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा v1 डैश के। यानी यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अपने पास u2 क्या था c निर्देश तंत्र में मंदक पदार्थ का वेग था, v2 क्या था टक्कर के बाद, ये तो था टक्कर से पहले का मंदक पदार्थ का वेग, ये था टक्कर के बाद का मंदक पदार्थ का वेग। तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा संरक्षण में मंदक पदार्थ का वेग टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के बाद क्या रहता है समान रहता है। तो यहाँ से आप दोनों का रिजल्ट निकला है, वो रिजल्ट क्या निकला है
देखो डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं, थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको आप ध्यान में रखना। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे ये रिलेशन आया है, अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? स्पष्ट यह है कि टक्कर से पहले का वेग मंदक पदार्थ का, कि मंदक पदार्थ के टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के बाद, मंदक पदार्थ के टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में वेग समान रहता है। सी निर्देश तंत्र में वेग समान रहता है। क्लियर? ऐसे ही यदि मैं फर्स्ट का लिखूं तो फर्स्ट का लिख सकता हूं कि ये क्या है? न्यूट्रॉन का वेग है, तथा सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के बाद न्यूट्रॉन कण का वेग भी समान रहता है। वेग भी समान रहता है। क्लियर? तो यहाँ से अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो ये फाइनल रिजल्ट निकला है कि जब भी मैं न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर करवाता हूँ तो न्यूट्रॉन मंदक पदार्थ से टक्कर करता है, तो यहाँ पर अपने पास फाइनल मैथमेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि मुझे बताया कि मंदक पदार्थ रेस्ट में होता है, तो वहाँ से मैंने सी निर्देश तंत्र में इसका काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। वहाँ से रिजल्ट निकला कि जब भी न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से टक्कर होगी तो न्यूट्रॉन का वेग पहले का और न्यूट्रॉन का वेग बाद का क्या होगा? एक जैसा होगा। तो सी निर्देश तंत्र में यहाँ पर ये बता रहा है न्यूट्रॉन की वेलोसिटी और टक्कर से पहले की, और v1 डैश बता रहा है सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद की वेलोसिटी न्यूट्रॉन पार्टिकल की। ऐसे ही यहाँ पे मंदक पदार्थ की वेलोसिटी हो जाएगी टक्कर से पहले की और टक्कर के बाद की, और दोनों ही वेलोसिटी क्या होगी? सी निर्देश तंत्र में इक्वल रहेगी। यानी न्यूट्रॉन का टक्कर से पहले और न्यूट्रॉन का टक्कर के बाद वेलोसिटी, और मंदक पदार्थ का टक्कर से पहले और मंदक पदार्थ के बाद क्या होगा? टक्कर के बाद का वेग क्या होगा? समान होगा। क्लियर? तो ये अपन ने डिस्कस किया आज की कंप्लीट क्लास का, जिसमें मैंने ये बताया कि न्यूट्रॉन पदार्थ क्या होता है, मंदक पदार्थ क्या होता है, न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ से कैसे टक्कर करवाई जाती है और उसका रिलेशन कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ आज अपन ने डिस्कस की है। कल वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन की मंदक पदार्थ में क्या और कौन कौन से केसेज अलग अलग बन सकते हैं, कौन कौन से वेरिएशन इसमें आ सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।